हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्ज़ाम हंटर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सारे नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे और आज से आपका करंट अफेयर्स का वीडियो डेली एक आपको अपलोड होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग MCQ क्वेश्चंस और जो भी अपडेट होता है वो सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूज़ क्या है? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। ठीक है, यूक्रेन आप सब जानते हो कितना न्यूज़ में रहता है ना, रशिया यूक्रेन को लेकर। तो वहाँ जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपको एक न्यूज़, इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनता है। ठीक है, और ये जो कैबिनेट का रीशफल हुआ है वो हम आपको आगे बताएंगे, तो उससे आपको पता लगेगा कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो कौन बनी है यूक्रेन की आपको नई प्रधानमंत्री? वो अब उनका नाम है आपको यूलिया स्विरिडेनको। ठीक है, क्या है? यूलिया स्विरिडेनको। ठीक है, वो यूक्रेन की 19th प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, इससे पहले वो क्या थी? इससे पहले वो आपको यूक्रेन की फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, और उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड का भी रोल उन्होंने बखूबी निभाया। ठीक है, और आप सब जानते होंगे कि अप्रैल या मई के महीने में क्या हुआ था। हम आगे चल कर करंट अफेयर्स आएगा उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। USA और यूक्रेन के बीच क्या हुआ था? एक मिनरल डील साइन हुआ था, है ना। आप सब जानते होंगे कि यूक्रेन क्या है? यूक्रेन के पास आपको रेयर अर्थ मेटल का है ना। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल का, ठीक है, या कहिए क्रिटिकल मिनरल्स का। ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या आप जो भी आप मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें आपको ये जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो USA यूक्रेन आपको इसी चीज़ के लिए मिनरल डील साइन किया था। तो उस मिनरल डील को साइन करने में भी ये जो यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी उनका आपको बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और वो किसको रिप्लेस करेंगी? वो रिप्लेस करेंगी डेनिस शिमहल को। ठीक है, डेनिस शिमहल को, जो आपको यूक्रेन के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और डेनिस शिमहल क्या हो जाएंगे? आपको यूक्रेन के नए डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके कारण डिफेंस मिनिस्टर का रोल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कौन है? वो आप सब जानते होंगे, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, जेलेंस्की। ठीक है, वोलोडिमिर जेलेंस्की। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको नए यूक्रेन के जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है उनके बारे में। अगला न्यूज़ देखिए, न्यू कैलेडोनिया। ये बहुत न्यूज़ में रहा है ये टेरिटरी। हो सकता है आपसे पूछ दे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है या किस कंट्री का आपको किस कंट्री का आपको इस पे सोवरेन कंट्रोल है। ठीक है, तो देखिए, ये आपको फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है आपको? ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हम आपको क्या बताएं, फ्रांस का ये ओवरसीज टेरिटरी है। तो वहाँ के लोग इंडिपेंडेंस के लिए, कि स्वायत्ता के लिए एक स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, जिसके कारण फ्रांस वहाँ पर एक इमरजेंसी भी इम्पोज किया था। तो इस कारण से वो आपको न्यूज़ में था। तो फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया क्या हुआ है कि आपको उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, जो न्यू कैलेडोनिया है ना, न्यू कैलेडोनिया जो है वो आपको फ्रेंच रिपब्लिक का एक नया स्टेट बन जाएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया विद इन द फ्रेंच रिपब्लिक। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ लोकेटेड है या किस कंट्री का सोवरेन कंट्रोल है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला करंट अफेयर्स देखिए, 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन। यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना है? तो उस कंट्री का नाम है आपको बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया, है ना। ये आपको 1 जनवरी 2026 से आपको यूरोजोन मतलब क्या, एक कॉमन करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इस जोन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे आपको एक कॉमन करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो कॉमन करेंसी का नाम क्या है? वो आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, वो है यूरो। ठीक है, तो इसका आपको सदस्य कौन बनाया? आपको बुल्गारिया बनाया है। ठीक है, और ये आपको 21वां सदस्य बना है यूरोजोन का। तो आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान में बुल्गारिया का कौन सा करेंसी है ना। तो वर्तमान में जो बुल्गारिया का आपको करेंसी है उसका नाम है आपको लेव। ठीक है, LEV लेव।
यहाँ पे देखिए हमने बताया हुआ है, एलिवी लेब आपको वर्तमान में बुल्गारिया का आपको नेशनल करेंसी है, ठीक है। और बुल्गारिया आपको यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। यूरोपियन यूनियन और यूरोजोन दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर है तो आप यूरोजोन के भी मेंबर है ना, वो आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको कौन सा नया सदस्य बना यूरोजोन का, वो है बुल्गारिया, और वो 21वां सदस्य बना है ऐसे करने के बाद, ठीक है। उसका अभी वर्तमान में कौन सा करेंसी है, उसका नाम है आपको लेव, ठीक है। अगला देखिए, न्यू मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य बने हैं, ठीक है। आप सब जानते होंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ठीक है, इसका स्थापना किसने किया है, इसका स्थापना आपको ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, जो जैसे कि ओरिजिनली ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर्स थे, ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था, ठीक है। इन सब ने मिलकर आपको 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया था। तो नए सदस्य दो कौन बने हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो ऐसा करने के बाद अब वर्तमान में आपसे अगर पूछा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने टोटल सदस्य हो जाएंगे, तो इन दोनों को नए सदस्यों को ज्वाइन करने के बाद आपको 11 मेंबर्स हो जाएंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का आपको हेडक्वार्टर्स का है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे भी, आगे करंट अफेयर्स आएगा तो वो आपका है संघाई में। संघाई कहाँ है, वो आपका है चाइना में, ठीक है। इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आपको डेमो रोसफ, ठीक है, जो आपको ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में आपको इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो नया सदस्य कौन बना है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के, 11। अगला देखिए, सस्पेंशन ऑफ थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हो सकता है आपको नाम पूछ दे कि जो सस्पेंड हुए, वो अब सब जानते होंगे कि अभी थाईलैंड और कंबोडिया में जो एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, है ना, उनके बीच में जो दोनों कंट्री के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेके, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिनका जो सस्पेंशन हुआ है ना थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का, उसका भी लिंकेज आपको कंबोडिया से ही है, ठीक है। तो जो थाईलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनका जो संवैधानिक कोर्ट है, वो आपको थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी फीमेल, ठीक है, इनका नाम था आपको पेटेंगटोन शिनावतरा, ठीक है, पेंटोंगट्रेन शिनावतरा, ठीक है। तो इनको क्यों सस्पेंड किया गया प्राइम मिनिस्टर के पद से, क्योंकि इनका एक फ़ोन कॉल लीक हो गया, जो आपको एक कंबोडिया के नेता से वो बात कर रही थी, और वहाँ पर उनका जो बात करने का जो लहजा था ना, वो वहाँ के लोगों को थोड़ा सबमिसिव लगा, ठीक है। तो और कंबोडिया और थाईलैंड का अपना एक इतिहास रहा है संघर्ष का, वो आप वर्तमान में भी देखे होंगे, जैसा कि हम आपको बताएं कभी दोनों कंट्री के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण आपको थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिनका नाम आपको पेटेंगटोन शिनावतरा था, उनको वहाँ के संवैधानिक कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और उनकी जगह फूमता वेचायाचाई को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड अपॉइंट किया गया। अगला देखिए, 17th ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स का 17वां समिट, शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो वो ये आपको किसके चेयरमैनशिप में हुआ, ये आपको ब्राज़ील के चेयरमैनशिप में हुआ। कब से कब तक हुआ था, 6 से 7 जुलाई 2025। कहाँ पे हुआ था, रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील, ठीक है। आपको हो सकता है ब्राज़ील का प्रेसिडेंट का नाम पूछ दे, तो उनका नाम क्या है आपको, ल्यूला डा सिल्वा, ठीक है, उनका ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का। थीम आपको क्या था, थीम है आपको ब्रिक्स समिट का स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। तो ये आपको थीम से रिलेटेड आपको जो बेसिक जानकारी चाहिए थी वो हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी आउटकम्स पे भी पूछ देता है, ठीक है। तो ब्रिक्स ने आपको पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमिन्ड डिजीज टू टैकल हेल्थ डिस्पैरिटीज, ठीक है, जैसे टीबी ये सब डिजीज होता है ना, टीबी लेप्रोसी, इन सब को एलिमिनेट करने के लिए, इन सब के उन्मूलन के लिए आपको एक नए इनिशिएटिव का लॉन्च किया गया, जिसका नाम है आपको ये पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमिन्ड डिजीजेस टू टैकल हेल्थ डिस्पैरिटीज, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रिक्स ने, आपको पता होगा कि जैसे COP29 कहाँ पे होस्ट किया गया था, COP29 आपको अजरबैजान के बाकू में ऑर्गेनाइज किया गया था 2024 में, ठीक है। तो उसी तरीके से COP30 जो COP30 है,
ठीक, वो 2025 में कहाँ पे होने वाला है, वो आपको ब्राज़ील के बेलम में होने वाला है। ठीक है, तो ब्राज़ील आपको अपने जो वो COP30 होस्ट करने वाला है उसी में एक फंड को लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड। क्या नाम है उसका? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड। ठीक है, तो ये जो COP30 पे ब्राज़ील जो फंड को लॉन्च करने वाला है उसको भी ब्रिक्स के मेंबर ने आपको सपोर्ट किया। ठीक है, और बाकी सब जो आप जानते होंगे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन के लिए आपको जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज है वो लगातार बात करते हैं, तो वहाँ ब्रिक्स ने इस चीज़ को भी सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद आपको क्लाइमेट फाइनेंस इन सारे चीज़ों को भी उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, तो मेन आपका ये है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड है वो कौन लॉन्च कर रहा है? वो ब्राज़ील कर रहा है, उसको ब्रिक्स ने एंडोर्स किया। ठीक है, और ये जो पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमिन्ड डिजीज टू टैकल हेल्थ डिस्पैरिटीज, इसको ब्रिक्स ने आपको क्या किया? लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2026 का जो ब्रिक्स समिट है ना, वो आपको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? वो आपको अपना भारत करेगा। ठीक है, तो अब ब्रिक्स का चेयरमैनशिप किसके पास आ जाएगा 2026 के लिए? वो आपको भारत के पास आ जाएगा। ठीक है, और आप सब जानते होंगे कि भारत COP, जैसे ब्राज़ील में COP30 होने वाला है बेलम में, तो उसी तरीके से भारत COP33 होस्ट करना चाहता है 2028 में। ठीक है, इस चीज़ के लिए भी आपको ब्रिक्स के जो लीडर्स ने इंडिया को सपोर्ट किया है। ठीक है, अगला देखिए वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट। ये पूछ सकता है कि कौन से कंट्री लेके आई है, बहुत न्यूज़ में रहा है, तो ये आपको आ जाएगा US कांग्रेस ने इस लेजिस्लेशन को लेके आई है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए जो ये आपको मेनली वहाँ का जो आपको फाइनेंसेज है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ की जो US कांग्रेस है इस एक्ट को लेके आई है जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट। इसमें मेन जो इंडिया के लिए कंसर्न है ना वो है कि उसने आपको वहाँ कि अगर USA से कोई भी बंदा अगर रेमिटेंसेस भेजेगा ना तो उस पर आपको 1% टैक्स लग गया है। ठीक है, तो इसके कारण वो हमारे लिए वो थोड़ा एक कंसर्न हो जाता है। और RBI का जो 2025 में सर्वे आया था ना, ठीक है, मार्च 2025 में, तो USA से आपको डॉलर 118.7 बिलियन हमको रेमिटेंस 2023-24 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसके कारण आप देख रहे होंगे कि रेमिटेंस USA से जो आता है वो हमारे इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आपको ये जो न्यूज़ है इंडिया के लिए जो कंसर्न है उसके कारण भी ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो कौन लेके आए वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट को? वो आपको US कांग्रेस लेके आई। अगला देखिए गैडेन फोदरेंग ट्रस्ट। ठीक है, तो ये ट्रस्ट आपको न्यूज़ में रहा है, तो ये ट्रस्ट क्या है उसके बारे में सीधा आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये ट्रस्ट आपको मेन जो अगले जो दलाई लामा है, आप सब जानते होंगे कि अभी जो दलाई लामा है वो कौन है? 14th दलाई लामा है। ठीक है, और ये अभी कहाँ पे रहते हैं? ये आपको इंडिया में रहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी, है ना, इसको लेकर बहुत सारे इंटरनेशनल भी कवरेज इसको मिला है। क्योंकि चाइना का कहना है कि अगले जो दलाई लामा होंगे ना उनके नियुक्ति में हमारा से रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी के जो दलाई लामा है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगला जो दलाई लामा होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? गैडेन फोदरेंग ट्रस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी जो 14 दलाई लामा है वो आपको इंडिया में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, चूँकि न्यूज़ में रहा है, तो इंडिया में ये कब आए? तो ये आपको 1959 में आपको इंडिया में आए, जब चाइना ने आपको तिब्बत पे आपको इन्वेजन किया था, जब तिब्बत पे अटैक किया था 1959 में, तब इनको भारत ने आपको जो 14 दलाई लामा है उनको शरण दिया था। ठीक है, तो गैडेन फोदरेंग ट्रस्ट का क्या रोल है? क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि वो अगले जो दलाई लामा है 15 जो दलाई लामा है, ठीक है, उनकी नियुक्ति ये ट्रस्ट करेगा। ठीक है, अगला देखिए जीनियस एक्ट। ये कौन सा कंट्री लेकर आया है? ये आपको USA लेके आया है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस आपको है वहाँ के क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये लोग पूछ देते हैं कि कोई भी एक्ट दे देगा, पूछ देंगे कि ये लोग कौन सा कंट्री लेके आई है। जैसे वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट है, उससे आपसे पूछ दिया जाएगा कौन लेके आया। इसी तरीके से जीनियस एक्ट है, ये आपसे पूछ दिया जा सकता है कौन लेके आया, तो ये आपको USA लेके आया। पर्पस क्या है आपको इसका? वहाँ का जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करना। आगे देखिए फ्रांस का आपको जो लास्ट मिलिट्री बेसेज है अफ्रीका में, ठीक है, वो कहाँ पे था? सेनेगल में था। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्रांस ने जो उसका सेनेगल में जो लास्ट मिलिट्री बेस था वो आपको सेनेगल को सौंप दिया। ठीक है, और उसका जो 65 साल से जो उसका प्रेजेंस था कंट्री में वो अब उसका ख़त्म हो गया।
अब आपको एक ये हो गया। अब अगला आपको ये जानना चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ दे कि किस सरकार ने, किस कंट्री ने भी डिक्लेयर किया है कि जो वोटिंग एज है उसको 18 से 16 साल तक 16 साल कर दिया जाएगा, तो वो उसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने भी घोषणा किया है कि जो वोटिंग एज है उसको वो 18 से 16 करने वाले हैं। ठीक है, जो सरीनेम है उसके पार्लियामेंट ने किसको आपको कंट्री का पहला विमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, कंट्री जो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट जेनिफर गिरलिंग सिमंस। ठीक है, सरीनेम की कौन पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है, जेनिफर गिरलिंग सिमंस। ठीक है, अगला देखिए, पहला कंट्री जो आपको तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, पहला कंट्री जो आपको तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है उसका नाम है आपको रसिया। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि तालिबान का यूएसए आपको अफगानिस्तान से 2021 में विड्रॉ की थी। ठीक है, तब से वहाँ पर किसका शासन है, तालिबान का शासन है। 2021 से लेकर आज तक तालिबान गवर्नमेंट को किसी ने आपको स्वीकृति नहीं दी थी। रसिया पहला देश बना है तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने वाला और उनके साथ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश करने वाला, फॉर्मल डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट को। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जुलाई 2025 में कौन प्रेसिडेंट बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन बना है, आपको पाकिस्तान बना है। आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान आपको 2 साल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ठीक है, यूएनएससी में आपको टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 कौन होते हैं, 5 आपको परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 क्या होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स को हर 2 साल की अवधि के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पाकिस्तान भी अगले 2 साल के लिए आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो जुलाई 2025 के लिए आपको जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन सा देश बना है, वो आपको बना है पाकिस्तान। ठीक है, अगला देखिए कि WHO ने अभी किस कंट्री को आपको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। ठीक है, और वो ऐसा होने वाला अमेजन रीजन का आपको पहला कंट्री है। ठीक है, तो उसका नाम है आपको सरीनेम। पीछे भी हम आपको बताएं सरीनेम की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, और यहाँ भी आप देखिए कि WHO ने आपको सरीनेम को, ठीक है, अमेजन रीजन का पहला ऐसा देश घोषित किया है जो कि मलेरिया फ्री हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को आपको, जैसे नेशनल में हम आपको क्या बताए थे कि भारत का 44th जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है उसको यूनेस्को ने मान्यता दी है। तो उसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी, जो मराठा मिलिट्री स्केप्स है। तो उसी आपको मीटिंग में है ना, यूनेस्को आपको 3 अफ्रीकन हेरिटेज साइट को अपने डेंजर लिस्ट से भी हटाया है। ठीक है, अपने डेंजर लिस्ट से भी हटाया। तो उसका नाम क्या क्या है, उसका नाम है आपको रेन फॉरेस्ट ऑफ द एस्टिनियाना इन मेडागास्कर। ठीक है, अबू मेना इन इजिप्ट एंड ओल्ड टाउन ऑफ गैडमिस इन लीबिया। ठीक है, अब अगला देखिए कि आपसे अगर आप पेपर देखोगे ना, जैसे TRE का पेपर देखोगे या बाकी BPSC जो पिछले साल पेपर ली थी, तो उसमें BPSC क्वेश्चन पूछी थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ठीक है, तो अभी हाल में ही है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ना आपको फिर से तालिबान, जो हम पीछे डिस्कस किए, ठीक है, कि तालिबान का जो सुप्रीम लीडर है जिसका नाम आपको हैबतुल्ला अखुनजादा है। ठीक है, और वहाँ का अफगानिस्तान का जो चीफ जस्टिस है अब्दुल हकीम हक्कानी, इन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट रिलीज किया है। BPSC इस पे आपको पिछले साल क्वेश्चंस पूछी हुई है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ठीक है, तो अभी जुलाई के महीने में आपको जून या जुलाई के महीने में आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तालिबान का जो सुप्रीम लीडर है हैबतुल्ला अखुनजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट रिलीज किया है। तो वो अरेस्ट वारंट किस लिए रिलीज किया है, तो वो आपको वहाँ की वीमेंस राइट्स को लेके जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ठीक है, वहाँ पे महिलाओं को जो आपको एक इंडिविजुअल फ्रीडम देने की जो बात हो रही है, उसी के वायलेशंस के लिए आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन दोनों लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट को जारी किया है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 51st G7 समिट। ये कहाँ पे हुआ था, आपको पहले कब से कब तक हुआ था, 15 जून to 17 जून 2025। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, किस कंट्री ने होस्ट किया, कनाडा ने होस्ट किया। कहाँ पे होस्ट हुआ, सिटी का नाम क्या है, सिटी का नाम है आपको ये कैनन्स किस।
ठीक है, क्या नाम है, कैनेंस्किस इसका नाम है सिटी का। कंट्री कौन है, कनाडा। टाउन कौन है, कैनेंस्किस। ये कैमा समिट था, 51 था। आपको कब से कब तक हुआ, जून 15 से जून 17 तक हुआ। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया G7 का मेंबर है, तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया को एज ए गेस्ट कंट्री इसमें आपको इनवाइट किया गया था और पीएम मोदी ने आपको भारत का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। तो आपको जिसको की आउटकम है, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए, वहाँ पर आप जानते हो कि रशिया यूक्रेन में वार चल रहा है, उसको लेकर मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर तो आपको रेजोल्यूशन आएगा ही, ठीक है। तो वो रेजोल्यूशन आया। उसके बाद आपको जो है ये इम्पोर्टेंट है, कैनेंस्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर, ठीक है, इसको यहाँ पर एडॉप्ट किया गया, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको G7 कोएलिशन टू प्रिवेंट एंड काउंटर द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, इसको भी आपको एडॉप्ट किया गया। यहाँ पे आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे कि हु लॉन्च क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान, आपसे पूछ दे G7 G20, ठीक है, आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये G7 ने आपको क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान भी लॉन्च किया, यही 51 G7 समिट में, ठीक है। और कनाडा ने आपको G7 GOV AI ग्रैंड चैलेंज आपको लॉन्च किया, एक गवर्नेंस में आपको AI के यूज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा बेसिक G7 के बारे में जानना चाहिए। देखिए, हम आपको ये सब चीज़ें इतना डिटेल में हम इसलिए करा रहे हैं ना, क्योंकि अभी हाल में जितने एग्जाम्स लिया है ना BPSC, आप उसके क्वेश्चंस को जाके देखिए। क्वेश्चंस को BPSC अब आप थोड़ा सा डीप में जाके पूछ रही है। हो सकता है वन लाइनर ही पूछे, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, एक ही न्यूज़ से देख रहे हैं आप कितने सारे फैक्ट्स हैं। हो सकता है G7 समिट कहाँ हुआ ये पूछ दे, या हो सकता है जैसे कि हम आपको क्या बताएं कि क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान किसने लॉन्च किया ये पूछ दे। तो हम आपको कंटेंट को है ना सारे एंगल से हम कवर किए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको G7 के बारे में थोड़ा स्टेटमेंट दे दे और उसके बेसिक जो उनके उसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ पूछ दे। तो हमको है ना सब कुछ थोड़ा जानना चाहिए, सबके बारे में हमको है ना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम उसको सॉल्व कर दें। तो मेंबर्स ऑफ G7 कौन कौन है, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये G8 आपको G7 है ना 1997 से लेकर 2013 तक क्या था, G8 था, ठीक है। क्यों था, क्योंकि उसमें रशिया भी मेंबर्स था। लेकिन रशिया जब आपको क्रीमिया को एनेक्स किया ना, उस पर कब्जा किया 2014 में, तो उसको G7 के मेंबरशिप से उसको हटा दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी आपको रशिया का जो एक्सक्लूजन हुआ था समिट में, आपको G7 से जो हटाया गया उस मुद्दे को फिर से उठाया, तो इसके कारण भी ये न्यूज़ में बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको G7 से रिलेटेड सारा आपको जानकारी आपको हम दे दिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है। इजराइल अभी बहुत सारा मिलिट्री ऑपरेशंस किया है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या था, ये आपको इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसको कब लॉन्च किया गया, जून 13, 2025 को, ठीक है। तो इसने इस ऑपरेशन के तहत किया क्या गया, तो इस ऑपरेशन के तहत आपको ईरान का जो आपको न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स है ना, मतलब ईरान जहाँ पर आपका न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा था या न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उन सारे साइट्स को आपको इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत उस पर अटैक किया, ठीक है। और इसके तहत आपको बहुत सारे वहाँ के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वहाँ के मिलिट्री प्रोफेशनल्स थे, सबको इजराइल ने आपको इस ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एलिमिनेट किया, ठीक है। तो अगर इजराइल अगर अटैक करेगा ईरान पे, तो स्वाभाविक है ईरान भी कुछ रिटेलिएशन करेगा, है ना, ईरान भी आपको जवाबी कार्रवाई करेगा। तो ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई किया ना, उसका नाम है आपको ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। क्या नाम है आपको, ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। तो ये आपको इजराइल ने जो अटैक किया उसका नाम क्या था, ऑपरेशन राइजिंग लायन। पर्पस क्या था, ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स पे अटैक करना, ठीक है। ईरान जो आपको लॉन्च किया ऑपरेशन, उसका नाम क्या है, ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। अगला देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सब जानते होंगे कि ये आपको न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कितना न्यूज़ में रहा है, चाहे वो आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो, चाहे अभी भी देखिए किस तरीके से आपको पाकिस्तान का जो आपको जो जनरल मुनीर है आर्मी चीफ, वो किस तरीके से फिर भारत के खिलाफ जो धमकियाँ दे रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर रहा है कि आधी दुनिया को हम ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, कि भारत अगर आपको
इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने जो सस्पेंड किया और उस पर जो डैम बनाने की बात चल रही है, उसको लेके आपको वहाँ का जो पाकिस्तान के जो जनरल है आर्मी का, जनरल मुनीर, उसने फिर से आपको बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट किए, जिसमें न्यूक्लियर अटैक की भी बात उसने की है। और आपको जैसे हम पीछे क्या बताएं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स को अटैक किया गया है ना, तो ये पूरा न्यूक्लियर वेपन्स को लेके है ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो इसके कारण इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, ये आपको न्यूज़ में स्वतः आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि यूएसए, आपको पता होगा इजराइल ईरान वार के तहत क्या हुआ था कि आपको यूएसए ने भी अपने बॉम्बर के थ्रू, ठीक है, जो B-2 बॉम्बर है, वो जब हम डिफेंस में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे वहाँ पे उस B-2 बॉम्बर के बारे में। तो वो जो अंडरग्राउंड जो आपको ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स है ना, तो यूएसए क्या किया, उस पर एयर स्ट्राइक किया था। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे, फोर्डो, नतांज एंड इस्फान, जो मेजर जो आपको लोकेशंस। ठीक है, तो उस पर जब यूएसए ने अटैक किया ना ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, तो ईरान ने ये घोषणा किया कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ जो हमारा सहयोग है उसको हम निलंबित करते हैं, उसको हम सस्पेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी ये एजेंसी आपको न्यूज में रहा है। तो देखिए, इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि इसका स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना आपको 1957 में हुई। ठीक है, इसको किस और नाम से जाना जाता है, एटम्स और पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आपको वियना ऑस्ट्रिया में है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, आपको 180 देश इसके मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है, राफेल मैरियानो ग्रोसी इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, और आप सब जानते होंगे एक और ट्रीटी इसके कारण न्यूज में रहा है, जिसका नाम है आपको नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी। ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एनपीटी कब अडॉप्ट हुआ, 1968 में। ये ट्रीटी भी न्यूज में था। ठीक है, ये जो ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच में इस तरीके से जो आपको अटैक और काउंटर अटैक्स हो रहे थे, तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी भी न्यूज में था। ठीक है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये ट्रीटी को कब आपको कब अडॉप्ट किया गया, 1968 में। ये आपको लागू कब हुआ, 1970 में। अब सवाल आता है कि क्या भारत इसका सिग्नेटरी है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू एनपीटी। ठीक है, तो एनपीटी में के अकॉर्डिंग क्या है, एनपीटी के अकॉर्डिंग आपको 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। ठीक है, जो आपको P5 है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, उन्हीं को आपको 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का दर्जा दिया गया है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी के तहत। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे एक्चुअल में देखिएगा तो टोटल कितने कंट्रीज हैं आज के डेट में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, डिक्लेयर्ड जो है वो है आपको 9 कंट्रीज। ठीक है, तो 9 कंट्रीज कौन कौन से हैं, आपको यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो 9 कंट्रीज जो हैं आज के डेट में क्या हैं, ये आपको न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। ठीक है, जो घोषित न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जितने भी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड आपको जो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं या जो कुछ न्यूज़ में रहा है वो सारा चीज़ हम आपको करा दिए, चाहे वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो, चाहे कितने कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, डिक्लेयर्ड, एनपीटी क्या है, वो सारा चीज़ हम आपको करा दिए। अगला देखिए, उसके बाद आपको देखिए कि यूएसए ने जो अटैक किया है ना, यूएसए ने जो आपको अटैक किया ईरान पे। ठीक है, तो यूएसए ने जो अटैक किया था ना ईरान पे, उसका नाम था, आपको उस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। वो आपको आगे चल के आएगा आगे की स्लाइड में। ठीक है, मिडनाइट हैमर उस ऑपरेशन का नाम था। यूएसए ने जो आपको ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स पे जो अटैक किया था, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पे, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, मिडनाइट हैमर। ठीक है, तो जैसे यूएसए ने जब ईरान पे अटैक किया तो स्वाभाविक है ईरान भी कुछ ना कुछ अटैक करेगा, है ना। तो ईरान ने जो अटैक किया ना, उस ऑपरेशन का नाम था आपको ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। क्या नाम था आपको, ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। ईरान ऑब्वियस है वो यूएसए पे जाकर तो अटैक कर नहीं सकता है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, वो आपको वेस्ट एशिया में जो यूएसए का जो मिलिट्री एसेट्स है, ठीक है, यूएसए में जो मतलब वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में जो यूएसए का मिलिट्री एसेट्स है उस पर अटैक किया। ठीक है, तो उसी कड़ी में आपको कतर में, ठीक है, हो सकता है आपको मिलिट्री बेस का नाम पूछ दे कहाँ लोकेटेड है। तो देखिए कतर में जो आपको यूएसए का जो मिलिट्री बेस है, जिसका आपको नाम है अल उदेद एयर बेस। क्या नाम है उसका, अल उदेद एयर बेस, जो आपको
अमेरिका का वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, ठीक है। उस पे ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री के तहत ईरान ने अटैक किया, ठीक है। और यह अटैक आपको एक रिटेलिएटरी अटैक था, जो आपको यूएसए ने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स पे जो अटैक किया था उसको जवाब देने के लिए ईरान ने आपको इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, ठीक है। तो यूएसए ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था ईरान के खिलाफ, उसका नाम क्या था? मिडनाइट हैमर। ईरान ने जो उसके रिटेलिएशन में जो अगेन ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। कहाँ पर अटैक किया? अल उदेद एयरबेस, जो कि कहाँ लोकेटेड है? कतर में, ठीक है। अगला देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इससे आपको डीएसओ में क्वेश्चंस भी पूछा गया है, ठीक है। ईरान इजराइल वार को लेकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से न्यूज में था, ठीक है, जिसमें आपको ईरान के पार्लियामेंट ने आपको एक यूनानिमसली सर्वसम्मति से एक प्रपोजल पारित किया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसका अगर आप जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखिएगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, चाहे वो मतलब खास तौर से जो आपको ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल ऑयल का जो ट्रेड होता है ना, इन दोनों के मद्देनज़र, ठीक है। ये आपको ये क्या करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या करता है? ये आपको पर्शियन गल्फ को, ठीक है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान एंड अरबियन सी से आपको क्या करता है? लिंक करता है, ठीक है। नॉर्थ में आपको इसके कौन सा कंट्री लोकेटेड है? ईरान लोकेटेड है। साउथ में कौन लोकेटेड है? ओमान लोकेटेड है, ठीक है, और यूएई लोकेटेड है। नॉर्थ में ईरान, साउथ में ओमान एंड यूएई, ठीक है। जैसे कि हम आपको क्या बताएं, इसका जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर देखिए, विश्व का आपको 20%, ठीक है, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ना, वो आपको इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक मिनट, हाँ, उसके बाद देखिए, अबाउट 40% ऑफ इंडिया ऑयल एंड नियरली 50% ऑफ नेचुरल गैस इंपोर्ट्स पासेस थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो इंडिया के लिए भी आपको ये इतना ही सिग्निफिकेंस है। उसके बाद देखिए, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? चाइना के फॉर्मर वाइस फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है जोई जियाई, ठीक है। क्या नाम है? जोई जियाई। ये आपको पहली विमेन बनेंगी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बनेंगी, ठीक है। ये किसकी जगह लेंगी? जिन लिक्विन की जगह लेंगी, ठीक है। इनका 5 ईयर का टर्म होगा, जो जनवरी 16, 2026 से स्टार्ट होगा। AIIB का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वो आपको बीजिंग, चाइना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ कोरिया दिसंबर 2024 से वहाँ पर है ना, पॉलिटिकल टर्मोइल इतना ज़्यादा रहा है ना कि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आप सब अगर पढ़े होंगे तो दिसंबर 24 में क्या हुआ था? दिसंबर 24 में उस समय जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम आपको यून सुक योल था, उन्होंने क्या किया था? एक मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया था, ठीक है। तो इस मार्शियल लॉ इम्पोज करने के बाद है ना, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखा गया। इसके बाद बहुत सारे लोग बने, प्रधानमंत्री बने, नए राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि आपको जून में वहाँ पर एक चुनाव हुआ, ठीक है। तो इस चुनाव के बाद वहाँ पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उस चुनाव के बाद आपको वहाँ पर एक नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के, जिसका नाम है आपको ली जेमयोंग, ठीक है। क्या नाम है? ली जेमयोंग, ठीक है। इनका 5 साल का टर्म होगा, ठीक है। और ये न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि 1961 के बाद, ठीक है, पहली बार साउथ कोरिया में किसी सिविलियन को रक्षा मंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो वो कौन बंदा है जो आपको फर्स्ट सिविलियन बना है डिफेंस मिनिस्टर बनने का 1961 के बाद? उसका नाम है आपको आन गू बैक, ठीक है, आन ग्यू बैक, ठीक है। तो ये आपको सारा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ, वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में सारा जानकारी है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हेडिंग गलत है, यहाँ पे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होगा, ठीक है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 जून को। थीम क्या है? सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज। अगला देखिए, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूएन, आपको जो यूएन जनरल असेंबली है वो दिसंबर 21 को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के तौर पे मनाने का फैसला किया है। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? आपसे
दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब प्रपोजल गया था, उसको किस कंट्री ने आपको इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका नाम है आपको ये, ठीक है, लाइचेंस्टीन। ठीक है, लिचेंस्टीन कंट्री ने उसको इंट्रोड्यूस किया था इस प्रपोजल को, और इसको इंडिया ने भी उसको क्या किया था, को स्पॉन्सर किया गया था। मेन आपको जानना है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे अब कब मनाया जाएगा, वो आपको दिसंबर 21 को मनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रेसिडेंस, देखिए ये गलत है ये, ठीक है, ये रिपीटेशन है। अगला देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80वां सेशन होने वाला है, 88th सेशन जो होने वाला है, ठीक है, उसके आपको प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है, तो वह आपको एनालिना बेयरबॉक। ठीक है, क्या नाम है उनका, एनालिना बेयरबॉक। ये आपको जर्मन की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। ठीक है, और ये वेस्टर्न यूरोपियन से पहली वीमेन है जो आपको इस पोस्ट को होल्ड करेंगी। ठीक है, और ये आपको वन ऑफ द यंगेस्ट भी हैं जो इस पोस्ट को एज्यूम करेंगी। और ये किसकी जगह लेंगी, ये आपको जगह लेंगी फिलेमोन यंग का। ठीक है, जो कि आपको 79th यूएन जनरल असेंबली के सेशन के ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसकी जगह लेंगी एनालिना बेयरबॉक। ठीक है, जो आपको 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन की राष्ट्र की प्रेसिडेंट बनेंगी। ठीक है, अगला देखिए न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि हम पीछे आपको बताया ना कि 2 साल के लिए आपको हर बार आपको क्या होता है कि 10 नए न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में 2026 से 28 तक के लिए क्या किया गया है, 5 आपको न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं आपको, पहले हैं बहरीन। ठीक है, दूसरा है कोलंबिया। ठीक है, तीसरा है आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चौथा है आपको लैटविया, और 5वां है आपको लाइबेरिया। ठीक है, तो ये 5 कंट्री को 2026 से 2028 तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे इलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए पाकिस्तान को आपको यूनाइटेड नेशंस के काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेंबर बनाया गया है। देखिए कितना हास्यास्पद है ना, बिल्ली को आपको दूध का रखवाली करने के लिए दिया गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी का आपको चेयर किसको अपॉइंट किया गया है, तो वो पाकिस्तान को किया गया है। ठीक है, और 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी का आपको वाइस चेयर आपको पाकिस्तान को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 1373 के साथ अगर जान रहे हैं तो इसमें एक और कमेटी जान जाइए 1273 जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का कमेटी है ना, वो भी बहुत न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो वो भी आपको एक क्या है, ये आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आपको ये काउंटर 1273 भी क्या है, 1373 की तरह एक काउंटर टेररिज्म कमेटी ही है। ठीक है, तो पाकिस्तान आपको क्या हुआ, 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ठीक है, और 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी का आपको उसको वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया। उसके बाद देखिए ये वन लाइनर कुछ फैक्ट्स है। यूक्रेन ने क्या किया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस कंट्री ने लॉन्च किया, ये आपको यूक्रेन ने लॉन्च किया। ठीक है, इसने क्या किया, आप सब देखे होंगे कि आपको ड्रोन के थ्रू, ठीक है, ड्रोन के थ्रू आपको रशिया के टेरिटरी में आपको क्या किया गया, एंटर किया गया। ठीक है, एक ट्रक में ड्रोन्स के थ्रू गया, एक ट्रक में ड्रोन्स रखे हुए थे, वो ड्रोन्स आपको रशिया के टेरिटरी में एंटर किया था, और वहाँ से वो सेल्फ आपको जो वहाँ पे वो चूँकि रिमोटली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, तो इस ऑपरेशंस के तहत आपको ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के तहत आपको यूक्रेन ने आपको रशिया के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा लॉस पहुंचाया था, और ये न्यूज़ और ये जो ऑपरेशन है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब किसने लॉन्च किया, यूक्रेन ने लॉन्च किया, रशिया के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसके एयर बेसिस के खिलाफ। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने आपको 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोअर्सिव मेजर्स डिक्लेयर किया है। ठीक है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोअर्सिव मेजर्स किस डेट को मनाया जाएगा, 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, 2026 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर। ठीक है, आप सब जानते होंगे 2025 को कौन कौन सा ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, और आपको
इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये दोनों आपको 2025 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन कौन सा? क्वांटम टेक्नो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, 2026 को किस ईयर के तौर पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। ठीक है, आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी को एक्सेप्ट करने वाला 101वां देश कौन सा बना है? वो आपको निकारागुआ बना है। ठीक है, अगला देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल किसको अपॉइंट किया गया है? रीअपॉइंट किया गया है लुइस मोंटेनेग्रो। ठीक है, लुइस मोंटेनेग्रो। ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर का नया पुर्तगाल का आपको नया प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड यूएन हैबिटेट। ठीक है, यूएन हैबिटेट का जनरल असेंबली का आपको प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है 2025 से आपको 2029 के लिए? वो आपको मलेशिया और यूनाइटेड नेशंस ऑफ एमिरात को अपॉइंट किया गया है, कि इलेक्ट किया गया है। ठीक है, यूएन हैबिटेट जनरल असेंबली का आपको प्रेसिडेंट 2025 से 29 तक किसको नियुक्त किया गया है? किसको इलेक्ट किया गया है? मलेशिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट को, यूएई को। ठीक है, अब अगला देखिए कि डच का, ठीक है, मतलब नीदरलैंड का, जो आपको डच प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जिन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपको डिक स्कोफ। ठीक है, डिक स्कोफ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डच के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हाल में इस्तीफा दिया है तो उनका नाम क्या है? आपको डिक स्कोफ। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक मिनट, ये फैक्ट आपको इनकम्प्लीट है, इसको हम आपको कल बताते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यूएसए ने क्या किया है? आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस के खिलाफ, ठीक है, सैंक्शंस इम्पोज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इजराइल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, इसलिए। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जजेस के खिलाफ किस कंट्री ने आपको सैंक्शंस इम्पोज किया, तो उसका नाम है आपको यूएसए। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि यूएसए में कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो आपको इजराइल का भी जो प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है, लास्ट ईयर उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट रिलीज किया था। ठीक है, तो इसी चीज़ के मद्देनज़र यूएसए ने आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस के खिलाफ सैंक्शंस को इम्पोज कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा कंट्री अभी बना है जो आपको ओटावा ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ किया है? वो आपको है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड आपको ओटावा ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ किया है। पूछ दिया जाए आपको ओटावा ट्रीटी क्या है, तो ओटावा ट्रीटी आपको एंटी पर्सनल माइन कन्वेंशन है। ठीक है, वो जो लैंड माइन्स जो बिछाते हैं ना, ठीक है, सारे कंट्रीज वार ये सब के समय, तो उसके खिलाफ आपको एक कन्वेंशन आपको लाया गया था जिसका नाम है ओटावा ट्रीटी, और उस ट्रीटी से आपको फिनलैंड अपने आप को क्या किया है? विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री ने अभी असिस्टेड डाइंग बिल फॉर टर्मिनली एडल्ट्स को पास किया है, ठीक है ना, तो उस कंट्री का नाम हो जाएगा आपको यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हैज पास्ड एन असिस्टेड डाइंग बिल फॉर टर्मिनली इल एडल्ट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे UN80 इनिशिएटिव क्या है ना, तो ये आपको UN80 इनिशिएटिव आपको यूनाइटेड नेशंस के चार्टर जो आपको 1945 में साइन हुआ था, उसके 80 साल के पूरा होने के उपलक्ष्य में आपको यूनाइटेड नेशंस ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने आपको 250 मिलियन क्रेडिट, ठीक है, आपको इंगा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किया है, ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा आपको वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इंगा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में लोकेटेड है? ठीक है, क्योंकि इसको लेके वर्ल्ड बैंक ने जो अप्रूवल दिया है इस क्रेडिट को लेके, तो इसके कारण है ना ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने आपको 250 मिलियन क्रेडिट दिया है इंगा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो कहाँ पे लोकेटेड है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लोकेटेड है। ठीक है, इजराइल ने जो आपको पहला नेवल स्ट्राइक किया यमन के आपको पोर्ट पे, ठीक है, उस पोर्ट का नाम क्या है? होदियादा पोर्ट। तो आपसे पोर्ट का नाम पूछ सकता है कि ये पोर्ट कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो होदियादा पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? यमन में। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इजराइल ने आपको यहाँ पे फर्स्ट एवर नेवल स्ट्राइक किया था इस पोर्ट पे। ठीक है, यूएसए ने आपको अभी किस कंट्री के खिलाफ सारा सैंक्शंस को हटाया है?
तो उस कंट्री का नाम हो जाएगा आपको सीरिया। ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आपको सीरिया पर जितने भी सैंक्शंस लगाए गए थे सारे सैंक्शंस को उन्होंने हटा लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए सूडान के आर्मी चीफ ने, ठीक है, 2023 में जो आपको वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हुआ उसके बाद किसको वहाँ का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। ठीक है, तो सूडान आर्मी चीफ अब्देल फतह बरहन हैज अपॉइंटेड कामिल अल तैब इदरिस ठीक है, किसको अपॉइंट किया है, कामिल अल तैब इदरिस को सूडान के आर्मी चीफ ने 2023 में जो वहाँ पे सिविल वार शुरू हुआ था उसके बाद पहला प्राइम मिनिस्टर सूडान का अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है, कामिल अल तैब इदरिस। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 1 था। कल हम जो बाकी बचे हुए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको पूरा डिस्कस करके हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।